अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। आपने ज़मीन और फ़ज़ाओं में तो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हुए देखे होंगे और यकीनन आपने ज़मीन पर चलने वाली एम्बुलेंसेस और फ़ज़ा में उड़ने वाले एयर एम्बुलेंसेस भी देखी होंगी। लेकिन आज इस स्टोरी में आप देख सकेंगे किस तरह से समुद्री तूफ़ान हो या सैलाब और वहाँ पर गहरे पानियों में जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। मेरे अकब में मौजूद आप एक बोट एम्बुलेंस देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आगा नुमान मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। नुमान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये बोट एम्बुलेंस इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, किन किन ऑपरेशंस में ये हिस्सा लेती हैं, इस वक्त कितनी ये बोट रेस्क्यू एम्बुलेंसेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच आतिफ कि आप हमारे पास आए। जैसे कि आपने पूछा कि हमारे पास कितनी बोट एम्बुलेंसेज हैं, इस वक्त हमारे पास 4 ये रिवराइन बोट एम्बुलेंसेज हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। और ये तमाम वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हम एम्बुलेंस पे रहते हुए करते हैं वो तमाम ये पानी में रहते हुए करती हैं, रिवर में। अच्छा, मुझे बताइए किस कदर चैलेंजेस होते हैं। हमने देखा ज़मीन पर आसानी होती है, सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंसेस ख़राब हो जाए भी तो उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो ठीक कर लिया जाता है, उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। मगर एक गहरे समुंदर में जब कोई मछेरा फंस जाए या उसकी कश्ती के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, वहाँ पर यह एम्बुलेंस पहुँचती है तो किस कदर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, किस कदर चैलेंजेस होते हैं आपके लिए। बिल्कुल, देखिए सबसे मेन जो चैलेंज है वो अवेयरनेस का है और उसमें हम बहुत थैंकफुल हैं कि आप और हमारे जो मीडिया के दूसरे दोस्त हैं वो इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि हमारी जो 1122 की एम्बुलेंसेज हैं वो इक्विप्ड हैं, फुली इक्विप्ड हैं। और जो हमारी रिवराइन बोट एम्बुलेंसेज हैं वो भी अब अवेलेबल हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इनको कॉल करें तो वो तमाम इक्विपमेंट जो आप देखते हैं हमारी एम्बुलेंस में होते हैं वो तमाम इसमें यहाँ भी मौजूद होते हैं। जो चैलेंजेस की आपने बात की उसमें वो यही है कि फॉर एग्जांपल एक जगह से अगर कहीं पर कोई मच्छेरा, जैसे आपने कहा फिशरमैन है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इंजरी हुई, तो उनको अमूमन पहुंचने में पहले 10-10 दिन लग जाते थे क्योंकि सारे बोट नहीं थी एम्बुलेंसेज। एक बोट गई है, दूसरी आएगी, जो उनका सेटअप होता है। लेकिन अब ये एम्बुलेंसेज जो हमने इस तरह से डिप्यूट करने का हमारा प्लान है और हम कर रहे हैं कि जो जल्द से जल्द उनको हम इसमें शिफ्ट करके और उनको हम ले आएँ प्रॉपर एम्बुलेंसेज से, फिर ये हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। अमन, यहाँ एक सवाल काफ़ी ज़्यादा अहम है, मैं यकीनन वो भी पूछना चाहूँगा कि एक मछेरा जब किसी जगह पे फंसता है या उसके साथ कोई हादसा पेश आता है, वो किस तरह से राब्ता करता है, कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या होता है। क्योंकि हमने देखा मोबाइल सिग्नल्स बाज़ जगहों पर नहीं होते दस्तयाब, तो वहाँ पर किस तरह से राब्ते किए जाते हैं, किस तरह से ये रेस्क्यू जो बोट एम्बुलेंस है ये वहाँ तक उस शख्स तक पहुँचती है। फिर साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से उसको रेस्क्यू करके क्या उसको वापस किनारे पे लाया जाता है। ये इस बोट के अंदर तमाम तर सहूलियात मौजूद है कि अगर कोई शख्स फंसता है या उसको मामूली इंजरी है तो उसका ट्रीटमेंट फौरी तौर पे वहीं पर कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखें जैसे अगर फर्स्ट लेट्स सपोज़ कि अगर ब्लीडिंग के साथ कोई पेशेंट है तो इमीडिएटली ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल कर दी जाती है। हमारे पास आपको मालूम है कि तमाम फर्स्ट एड बैग में सहूलियात मौजूद होती हैं। अगर ऑक्सीजन का किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, इमीडिएटली वो ऑक्सीजन अटैच कर देंगे जब तक कि वो किनारे पर आ रहे हैं, वहाँ तक के सफ़र में। रह गई बात कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो इसमें प्रॉपर वायरलेस सिस्टम है। और जो ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल में कॉल जैसे 1122 पे कॉल्स करते हैं तो आती है, इस तरह से कॉल मौसूल होगी। और जो जैसे फिशरमैन होते हैं, इनका पूरा एक सेटअप होता है ना, ये अपनी उसके साथ होते हैं, तो वहाँ पर ये कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज देंगे। हमारा कमांड एंड कंट्रोल जो है फौरी तौर पर नियरेस्ट जो हमारी रेवराइन बोट एम्बुलेंस है उसको मूव करवाएगा, वो पिक करेंगे, किनारे तक लेकर आएंगे, वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस मौजूद होगी, वो इनको फिर हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी। और ड्यूरिंग जो ये जो डिस्टेंस होगा इनके यहाँ तक आने तक, उसमें हम इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। हमारे ट्रेन पैरामेडिक स्टाफ से मौजूद होते हैं तमाम फर्स्ट एड के साथ। यानी कि इस बोट में न सिर्फ उस बोट को चलाने वाला जो शख्स है वो, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है। जी, जी, बिल्कुल, ट्रेन पैरामेडिक स्टाफ जो कि हमारी एम्बुलेंसेज़ में होते हैं, चाहे वो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स बाइक यूनिट हो, माउंटेन साइकिल हो या वो हमारी रेवराइन बोट हो, सब में हमारे ट्रेन पैरामेडिक स्टाफ होता है। थैंक यू सो मच नुमान। मैं चाहूँगा आपको इस बोट के ऊपर लेके जाए, आपको दिखाए कि इस बोट में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, कौन कौन से पेशेंट्स को इस बोट के ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी सहूलियात, कौन कौन से जदीद आलात जो है वो शामिल किए गए हैं। ये एक जदीद एम्बुलेंस है। मेरे साथ जो है वो स्टाफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और मुझे ये बताएं इस बोट के बारे में कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, क्या कुछ है इस बोट में। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मुज़म्मिल मज़हर है। मैं
मैं एज SIHS MT हूँ, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। इस बोर्ड्स में जो है हम किस तरह पेशेंट को मतलब ट्रीट करते हैं, ज़्यादातर मेडिकल पेशेंट्स उठाते हैं हम। मेडिकल पेशेंट जैसे कि उसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ गया, स्ट्रोक आ गया, अनकॉन्शियस पेशेंट आ गया, हाइपरग्लाइसेमिया आ गया, इन सारे सामान हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि अगर हाइपरग्लाइसेमिया में पेशेंट चल जाता है, शुगर लो जाती है, तो शुगर चेक करने वाली हमारे पास मशीन है, BP अपरेटस है, एम्बो बैग है, अगर किसी को एम्बो की नीड होती है तो एम्बो कर सकते हैं। और ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग यहाँ पर कुछ इंजेक्शंस पड़े हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाएं और साथ में मुझे बताएं ये कौन कौन से इंजेक्शंस हैं, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये इंजेक्शंस की फौरी तौर पे ज़रूरत होती है, जिनको ये लगाए जाते हैं? ऊपर करके बता दूँ। जी। ये हमारे पास इंजेक्शन से ज़्यादातर देखें, ये वोरेन इंजेक्शन है जो पेन किलर में होते हैं। किडनी पेन के हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, हम उनको देते हैं। और हमारे पास लाइसिक्स है। लाइसिक्स मतलब जैसे कि कोई शॉक में पेशेंट चला जाता है या फिर इंजेक्शन। और हमारे पास राइजिक है। राइजिक यानी कि जैसे एब्डोमिनल पेन और फिर मैदे में दर्द वगैरह के लिए होता है तो उस टाइम हम लगाते हैं। बाकी हमारे पास है 25% डेस्ट्रोज। 25% डेस्ट्रोज हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट चला जाता है तो हम उसको 25% डेस्ट्रोज देते हैं ताकि वो कॉन्शियस हो जाए। बाकी हमारे पास है वेंटोलिन। वेंटोलिन यह है कि नेबुलाइज करने के लिए जिसका बहुत चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको हम वेंटोलिन देते हैं। मुझे यहाँ पर लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई नजर आ रही है, फायर सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन मास्क भी नजर आ रहा है। कौन कौन से वो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद इनके अलावा? इनके अलावा और कौन कौन से इक्विपमेंट्स मौजूद है? NS मौजूद है हमारे पास, 5000 NS मौजूद है, गोस पीस मौजूद है हमारे पास, कॉटन रोल मौजूद है और फर्स्ट एड के सारी किट इसमें। इनिशियली जो भी उसको पेशेंट को चीज़ें दरकार है वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये भी बताइएगा, यकीनन एक फ़ीमेल जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑफिसर हैं, जो फीमेल स्टाफ है उसका बोट पर होना, गहरे पानियों में जाना, वहाँ पर जाके किसी शख्स को रेस्क्यू करना, क्या उस वक्त डर नहीं लग रहा होता? फैमिली से दूर हैं, गहरे पानी में हैं, चारों तरफ जो है पानी ही पानी है, तो उस वक्त माइंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं? उस वक्त क्या खौफ नहीं आता या फिर दिल में जज्बा होता है कि मुझे किसी की जान को बचाना है? ये है कि हम उस टाइम बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस भी होता है, चारों तरफ हमें नज़र आ रहा होता है कि पानी कहीं हम मतलब डूब ना जाएं, कुछ ऐसा वैसा हादसा ना हो जाए। लेकिन ये है कि हमें हिम्मत दिखानी होती है, बहुत ज़्यादा जज्बा लेकर आना होता है कि भैया हम एक पेशेंट की जान बचाने जा रहे हैं, अगर उसकी जान बच जाए तो उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी, ये वो ट्रेन स्टाफ है जिनका अज़म है कि हमने इंसानियत को बचाना है, हमने एक इंसानी जान को जो है वो महफूज बनाना है। ये न सिर्फ इस वक्त ज़मीन के ऊपर, न सिर्फ फ़ज़ाओं में, बल्कि गहरे पानियों में भी जो है वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कामयाबी के साथ मुकम्मल करते हैं और हर मुश्किल में फंसने वाले शहरी को के लिए फौरी तौर पर मदद के लिए पहुँचते हैं। इसी स्टोरी का अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।